everyone, welcome to Astha's Science Club. So guys, in this video we are going to study about the structure of chromosomes, function of chromosomes, formation of chromosomes and all सारी चीज़ें. So without wasting time, let's move towards the video. सो बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि एक्चुअली में ये क्रोमोसोम्स बनते कैसे हैं. तो इनके मैटर ऑफ फॉर्मेशन के लिए, इनके बनने के लिए एक बहुत सिंपल सी प्रोसेस है. एक्चुअली कहने में सिंपल सी प्रोसेस है. वो ये है, देखिए हम लोगों ने लास्ट वीडियो में न्यूक्लियस पढ़ा था एंड न्यूक्लियस में हम लोगों ने क्रोमैटिन नेटवर्क भी देखा था, राइट. न्यूक्लियस के अंदर देखा था कि क्रोमैटिन नेटवर्क प्रेजेंट होते हैं. तो सेल डिवीजन के दौरान वो क्रोमैटिन नेटवर्क खुल जाते हैं, वो सारे थ्रेड्स जो हो जाते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं एंड उनका क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, जिससे कि वो थ्रेड्स कंडेंस्ड होकर के रॉड लाइक स्मॉल स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, रॉड या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं. यही जो स्ट्रक्चर होती है यही हमारी क्रोमोसोम्स होती हैं. एंड क्रोमोसोम्स किस चीज़ में हेल्प करते हैं? क्रोमोसोम्स जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं, यानी कि एक जनरेशन के कैरेक्टर्स दूसरे जनरेशन में ले जाने में क्रोमोसोम्स हेल्प करते हैं. क्लियर? समझ में आई ना इतनी बात? सो गाइज, अब बारी आती है क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी के बारे में. सो क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी सबसे पहले की थी 1875 में स्ट्रॉसबर्गर ने. ठीक है, किसने की थी? स्ट्रॉसबर्गर ने क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी की थी. उसके बाद 1889 में हमारे साइंटिस्ट जिनका नाम था वॉल्डेयर, उन्होंने क्रोमोसोम्स का नोमेनक्लेचर किया था. उन्होंने क्रोमोसोम को नाम किया था. किसने? वॉल्डेयर ने. क्लियर? समझ में आई ना दोनों चीज़ें? 1875 में स्ट्रॉसबर्गर ने क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी की थी एंड देन 1889 में वॉल्डेयर ने क्रोमोसोम पर नोमेनक्लेचर किया था. क्लियर? अब जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, क्रोमोसोम्स दो चीज़ों से मिलकर के बनते हैं. किससे किससे? मैट्रिक्स और डीएनए. क्रोमोसोम किससे किससे मिलकर के बने? मैट्रिक्स से और डीएनए से. मैट्रिक्स नाम से समझ में आ रहा है, ये एक लिक्विड सब्सटेंस होगा, है ना. तो मैट्रिक्स क्या है? एक लिक्विड फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है. उसके बाद उस जो मैट्रिक्स होता है ना, उसके अंदर क्रोमैटिन थ्रेड प्रेजेंट होता है और वो क्रोमैटिन थ्रेड बना होता है हमारा किससे किससे? डीएनए से. हाँ, डीएनए से और साथ में हमारे हिस्टोन प्रोटीन से. क्रोमैटिन किससे किससे बना होता है? डीएनए और साथ में हमारा हिस्टोन प्रोटीन. प्रोटीन का नाम याद रखना है, हिस्टोन प्रोटीन. सो क्या देखा हम लोगों ने कि क्रोमोसोम्स किससे किससे मिलकर के बना होता है? मैट्रिक्स और डीएनए. मैट्रिक्स आपका लिक्विड सब्सटेंस होता है जिसके अंदर हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिससे हम बोलते हैं क्रोमैटिन. और क्रोमैटिन किससे किससे मिलकर के बना होता है? क्रोमैटिन बना होता है हमारे डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से. अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, वो ये कि डीएनए जो है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है एंड जो स्टोन है, प्रोटीन है, ये छोटी छोटी बॉल्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं, मॉलिक्यूल्स हैं ये. ठीक है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल. तो अगर हम माइक्रोस्कोप से इसको देखते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग में जैसे पर्ल होता है ना, मोती, वो पिरो दी जाती है. उसी तरीके से हमारा ये डीएनए और डीएनए के अंदर स्टोन लगता है, जैसे कि पर्ल इन स्ट्रिंग. इस तरीके का स्ट्रक्चर वहाँ पर बन जाता है कि डीएनए जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, पूरा थ्रेड हो गया, साथ में जो उसमें प्रोटीन यानी कि हिस्टोन प्रोटीन जो बीच बीच में है, वो ऐसा लगता है कि वो पर्ल्स हैं एंड वो पूरा एक स्ट्रिंग यानी कि एक माले की स्ट्रक्चर दे रहा है. तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बन जाती है. एंड यही जो सारे स्ट्रक्चर, हिस्टोन प्रोटीन और साथ में जो पूरा स्ट्रक्चर बनेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमोमर्स बोलते हैं. ध्यान रखना है हमको कि क्रोमोमर्स क्या होता है. आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी. फिर जो हमारा क्रोमैटिन और मैट्रिक्स होता है ना, ये एक चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है. उस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं पेलिकल मेम्ब्रेन. ध्यान रखना है हमको कि क्रोमैटिन और जो हमारा मैट्रिक्स है वो एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है और वो मेम्ब्रेन कौन सी है? पेलिकल. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. सो गाइस, हम लोग ने क्या देखा था कि क्रोमोसोम्स के अंदर क्रोमैटिन भी प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अभी देखा हम लोग ने पहले, क्रोमैटिन भी प्रेजेंट है. तो उस क्रोमैटिन का होता है द्विगुणन विभाजन, टिक्टोमस डिवीजन, यानी कि वो दो में डिवाइड होता है. ठीक है, एंड डिवाइड होने के बाद क्या बनाएगा? ऑब्वियसली दो क्रोमैटिन सेल्स बनाएगा. उन क्रोमैटिन सेल्स को हम लोग बोलते हैं क्रोमोनीमेटा. क्या बोलते हैं? क्रोमोनीमेटा. क्लियर? बात समझ में आ रही है ना आपको? यहाँ पे हम लोग क्रोमोनीमेटा के बारे में पढ़ने वाले, यानी कि उस क्रोमैटिन, वो जो क्रोमैटिन था वो दो डॉटर क्रोमैटिन्स में डिवाइड हुआ, जिसे हम लोग क्रोमोनीमेटा बोलते हैं.
अब आगे जो कंडेंसेशन होगा ना, यानी कि क्रोमोसोम्स का जो कंडेंसेशन होगा ना, उस दौरान यही क्रोमोनीमेटा कंडेंस हो जाएंगे और थिक और स्मॉल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। अभी जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। आगे जब हमारे क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन होगा तो उस कंडेंसेशन के दौरान यही क्रोमोनीमेटा कंडेंस्ड हो जाएंगे एंड थिक और स्मॉल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। सो गाइस, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं अर्धसूत्र या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिड्स। ठीक है, समझ में आया ना? ये इन्हीं स्ट्रक्चर्स को क्या हम बोलते हैं, अर्धसूत्र बोलते हैं, या इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड्स। ठीक है, सो इसी प्रकार से, इसी तरीके से कंडेंसेशन होने से हर डीएनए में जब कंडेंसेशन होता है, प्रोसेसेस होती हैं, डिक्टोमस डिवीजन होता है, जिसकी वजह से हर डीएनए को क्या मिलते हैं, 2 क्रोमैटिड्स मिल जाते हैं। क्लियर हुई ना ये बात आप लोगों को? अब क्रोमोसोम्स में क्या होता है, ये दोनों क्रोमैटिड्स होते हैं ना, एक पॉइंट पे आके जुड़ते हैं, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमर। जिस पॉइंट पे दोनों क्रोमैटिड्स आके जुड़ते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमर बोलते हैं। देन हर क्रोमोसोम में नहीं, ऐसे कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं जिसके एंड में ना एक जो बल्जिंग पोर्शन होता है या फिर नॉट लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिससे हम लोग सैटेलाइट बोलते हैं एंड पार्ट में। ठीक है, हर क्रोमोसोम में नहीं होता, किसी में होता है, किसी में नहीं होता, उससे हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं। एंड क्रोमोसोम्स के एंड पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, टीलोमर बोलते हैं। आई होप ये बातें समझ में आ रही होंगी आपको कि हमारा सेंट्रोमर क्या है, सैटेलाइट क्या है एंड टीलोमर क्या है। सो गाइस, इसी के साथ हम लोगों ने पूरा क्रोमोसोम कवर कर लिया, इसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस देख लिए एंड इसकी डिस्कवरी देख ली, फॉर्मेशन देख लिया, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है एंड फंक्शन मेनली इसका यही होता है कि ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर ये सारी वीडियोज़ की जो भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। साथ में अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एंड जो अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। You just always been a tighter rush that I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps.